Hello dear students, welcome to one more lecture of sample paper solution by CBSE. This is the second part of our solution. CBSE ने जो सैम्पल पेपर इशू किया है मैथ्स का, उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्लीट सेक्शन ए सॉल्व किया था जिसमें आपके 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस थे, और इस लेक्चर में हम सेक्शन नंबर बी सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं। अगर लेक्चर आपको हेल्पफुल लगता है, समझ आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर भी करें। एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप अपनी प्रैक्टिस को और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी क्लास 6 PM टू 7 PM रहती है। क्लास का लिंक आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बेटा जी, ये क्लास बिल्कुल आपके लिए फ्री है, टोटली फ्री है। आपने जस्ट ऐप को डाउन लिंक पर क्लिक करना है और वो आपको थोड़ा आगे ले जाएगा लिंक जहाँ भी, तो वहाँ आपने अपनी बस कुछ डिटेल्स डालनी है और आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस, मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, पोल, क्विज़ वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ वहाँ मैं डेली आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझे अनअकैडमी पर भी वहाँ ज्वाइन करें और मेरी क्लास को वहाँ पर देखें। मैं फिर बता दूं कि ये क्लास आपकी टोटली फ्री है, कोई चार्ज आपको उसके लिए नहीं देना है। अब हम स्टार्ट करते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सेक्शन नंबर बी। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस है, लेकिन ये 5 नहीं है, एक्चुअल में 7 क्वेश्चंस हैं क्योंकि 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। क्लियर है? 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है, तो इन टोटल आपको मैं 7 क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम एक ब्लैंक पेज अपना ले लेते हैं और उस पर मैं सॉल्व कराती हूँ आपको। इस तरह का क्वेश्चन जब भी हम करते हैं तो हम कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड से करते हैं, ठीक है ना। हम सपोज कर लेते हैं कि इफ़ पॉसिबल, या लेट अस एज्यूम दैट, देखो 2 तरीके हैं। एक सिंपल सी बात को समझो कि हमें क्या प्रूव करना है कि भैया √2 इरेशनल है। अब इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। मैंने आपके लिए चैप्टर नंबर 1 के फुल नोट्स और सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज की एक PDF भी बना दी है, एक वीडियो बनाकर भी मैंने अपलोड कर दी है, और बहुत जल्द सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट नोट्स और प्लस फॉर्मूलाज मैं आपके लिए अवेलेबल करवा रही हूँ। तो उनकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वो 1 पेज 2 पेज के नोट्स आपको पूरे चैप्टर की समरी देंगे और आपको अलग से अपने नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वहीं पर मैंने ये क्लियर भी किया था कि एवरी इरेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो अब एक मेथड तो ये बनता है कि भाई आप 2 का अंडर रूट निकालो और उसको शो करो कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल मेथड नहीं है, क्योंकि आप कितनी डेसिमल डिजिट तक इसको लेके जाओगे, कितने डिजिट तक डेसिमल एक्सपेंशन को लेके जाओगे, पॉसिबल नहीं है ना। तो दूसरा तरीका है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन का, जिसको अब मैं यहाँ ले रही हूँ। लेट अस एज्यूम दैट √2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। क्लियर है? हमने मान लिया कि भैया ये इरेशनल नंबर है ही नहीं। अब ये रियल नंबर तो है, तो रियल नंबर्स तो 2 ही होते हैं आपके, या तो रैशनल होते हैं या इरेशनल। अब √2 इरेशनल नहीं है तो ऑब्वियसली ये एक रैशनल नंबर होगा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद रियल नंबर्स। तो √2 इज अ रैशनल नंबर। अब जो नंबर रैशनल है तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। इस बात में बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि P और Q इंटीजर है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब है कि P और Q का HCF 1 है, उनका कॉमन डिवाइजर 1 है। P और Q केवल 1 से डिवाइड होते हैं। गॉट इट? तो यहाँ हमने लिख दिया Q नॉन जीरो। अब इधर क्या करो, दोनों तरफ आप स्क्वेयर कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये तो अपना बन जाएगा 2 और राइट साइड हो जाएगी P² बाय Q²। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
तो 2q² इज इक्वल टू p²। अब यहाँ भी एक छोटा सा रिजल्ट आपका यूज होता है। देखो एक छोटा सा नंबर ले लिया मैंने, मान लो मैंने ले लिया 12 और 12 को मैंने लिख दिया 3 4 जा 12। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, 3 भी 12 का फैक्टर है और 4 भी 12 का फैक्टर है, यानी कि 12 इज डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज बाय 4। एक नंबर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। देखो मेरी बात सुनो, 12 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 फैक्टर्स हैं तो तीनों से डिवाइड होगा। किसी नंबर के 4 फैक्टर्स हैं, चारों से डिवाइड होगा। तो जब तुम इस एक्सप्रेशन पर अगर ध्यान दोगे तो p² इज इक्वल टू 2 इंटू q²। तो p² 2 और इसकी प्रोडक्ट है, तो p² इज डिविजिबल बाय 2। बात समझ में आ गई? ये इतना मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तब इतना टाइम लग रहा है। जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इन क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ मैं लिखूंगी p² इज डिविजिबल बाय 2। और इस बात को बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 डिवाइड्स p²। अब यहाँ पर फिर एक रिजल्ट हमारा फर्स्ट चैप्टर का आ जाता है, जो मैंने आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड कराया है, कि अगर कोई प्राइम नंबर a² को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। अब 2 एक प्राइम नंबर है जो कि p² को डिवाइड कर रहा है, p एक इंटीजर है, तो इसका मतलब 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, 2 डिवाइड्स p ऑल्सो यूजिंग दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट को आप मेंशन कर सकते हो, बट ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत भी नहीं है, इतने से हमारा काम चल जाएगा। 2 डिवाइड्स p, इसका मतलब p अगर 2 से डिविजिबल है तो p 2 का मल्टीपल है, तो p को मैं लिख सकती हूँ 2k की फॉर्म में। ओके, अब p की इस वैल्यू को आपने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो जब हम p की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2q² इज इक्वल टू p²। तो 2q² तो यहीं रह जाएगा और p की जगह आ जाएगा 2k²। तो 2q² इज इक्वल टू 4k², ये कैंसिल हो जाएगा और q² भी इस तरह से लिखा जा सकता है 2q²। तो q² भी इन दोनों की प्रोडक्ट हो गया, तो q² भी 2 से डिवाइड हो गया। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो यहाँ क्या अब हम लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स q²। तो यूजिंग द सेम रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड्स q। अब इन दोनों बातों को नोट कर लो। देखो जरा, यहाँ हम लिख रहे हैं कि 2 डिवाइड्स p, इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ लिख रहे हैं 2 डिवाइड्स q, इक्वेशन नंबर 3। जब मैं इन दोनों को कंबाइन करती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ कि 2 इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ p एंड q बोथ। लेकिन ये बात एक कॉन्ट्राडिक्शन है। किसको? हमने स्टार्टिंग में क्या बोला है कि भैया p एंड q आर को प्राइम, और यहाँ मैं कह रही हूँ कि 2 इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ p एंड q, means somewhere we are wrong. So our position, our assumption is totally wrong here कि √2 is not an irrational number। तो ये बात हम यहाँ लिखेंगे, so our assumption is wrong, our assumption is wrong that √2 is not an irrational number, hence √2 is an irrational number। तो ये आपका इसका प्रूफ हो जाएगा। मैंने आपको इतना एलैबोरेट करके, इतना एक्सप्लेन करके बताया, तब इतना टाइम लग रहा है। एक्चुअल में अगर आप बिना कुछ बोले फटाफट इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अब हम सॉल्व करेंगे बेटा जी अपना क्वेश्चन नंबर 22। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं कि मैं आपके लिए नोट्स कम फार्मूलाज प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है ना। तो उनको पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पर बने रहें, और उन नोट्स की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगी। 22nd क्वेश्चन पर आ जाओ। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, दिखाई दे रहा है आपके सामने है ABCD। अब भैया अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, क्लियर है। जो छोटी छोटी बातें वो मैं यहाँ राइट करती जा रही हूँ। ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है तो AB तो DC के इक्वल होगा और AD हमारा BC के, क्लियर हो गया। पॉइंट P डिवाइड्स AB इन 2:3। ये जो P पॉइंट है, ये इसको
ए बी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। सुने मेरी बात ध्यान से कि ए बी रेशो पी बी इज इक्वल टू 2:3। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, ए पी जमा पी बी अपना कितना हो जाएगा 2x + 3x। भाई ए मान लिया मैंने कि ए पी कितना है 2x है, बी पी मैंने मान लिया कितना है 3x है। थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ, इतना करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, एक डायरेक्ट वो बताऊंगी कैसे आपने राइट करना है, ये मैं सिर्फ समझा रही हूँ। बीपी है 3x, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो AP जमा BP आ जाएगा 5x, यानी कि जो आपका AB है ये पूरे का पूरा आ जाएगा 5x। अब जब हम AP की बात करते हैं, ठीक है, तो AP इस 5 में से 2 पार्ट के इक्वल है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 2/5 पार्ट ऑफ ए बी। आप रेशो भी निकाल सकते हो। चलो ये डायरेक्ट अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरी बात सुनो, मैं ले लेती हूँ ए पी डिवाइडेड बाय कंप्लीट ए बी, है ना। अब ए पी की वैल्यू 2x है, ए बी की वैल्यू 5x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और जब ए बी राइट में जाएगा तो ए पी इज इक्वल टू 2/5 ऑफ ए बी हो जाएगा। ये बात आपने नोट करनी है। कहने का मतलब है कि अगर मैं ए बी की लेंथ को x मान लेती हूँ, मुझे सिर्फ इसी लाइन से मतलब है, हम चाहे इसको भी ना यूज करें। देखो मेरी बात सुनो, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो ए बी और सी डी ने इक्वल होना है, दोनों को मैंने ले लिया x, और इस रिजल्ट को जब मैं यूज करती हूँ एग्जाम में, क्योंकि 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतनी डिटेलिंग आपने नहीं लिखनी। आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप लिखोगे बिकॉज ए पी रेशो पी बी इज इक्वल टू 2:3। तो जो ए पी की वैल्यू है वो ये आ जाएगी 2/5 ऑफ ए बी, और ए बी को मैंने x लिया है तो 2/5x आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, बस ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं एक बार इसको फिर से रेशियो को राइट कर देती हूँ, ये 2:3 है। अभी ऐसे ही DC जो है उसको Q.4:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये पूरा हिस्सा तो 4 है और ये हिस्सा आपका 1 है। तो अगर मैं QC की बात करूँ, ध्यान देना, अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, पेज को अच्छी स्पेस हमें मिल जाएगा। वेरी गुड, चलो भाई देखो जरा, अगर हम QC की बात करते हैं तो QC भी 1/5 ऑफ DC है। भाई पूरा DC कितना हो गया 4 + 1 5, और ये 1/5 DC हो गया, DC की वैल्यू x है तो ये 1/5x आ गया। ये 2 बातें मैंने क्यों नोट की, अब इसको भी देखो। अब देखना, आप देखो ट्राइंगल OAP, ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OCQ एंड ट्राइंगल OCQ दोनों सिमिलर हैं। क्यों? ये वाला एंगल तो इसके इक्वल है, देख लो ध्यान से, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल COQ, वर्टिकली अपोजिट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल OCQ इज इक्वल टू एंगल OAP, अल्टरनेट इंटीरियर। 2 एंगल इक्वल हो गए, तीसरे की जरूरत नहीं। तो एंगल प्रॉपर्टी से ट्राइंगल OAP इज सिमिलर टू ट्राइंगल OCQ। क्लियर है? करना क्या है, हमने क्वेश्चन में ये बात हमने अभी देखी नहीं है कि हमें करना क्या है। ये कहता है कि प्रूव दैट OC इज हाफ ऑफ OA। ये जो OC है इसकी लेंथ इस OA की लेंथ का हाफ है, ये हमने प्रूव कर रहा है, इसीलिए मैंने ये दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पिक किए हैं। तो अब मेरी बात सुनो, जब ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होगी। तो OA/OC, देख लो, OA/OC इज इक्वल टू AP/CQ, लेकिन हमें AP और CQ की ज़रूरत नहीं है तो मैं इनको छोड़ दूंगी। और OP/OQ इज इक्वल टू, नहीं इन्हीं की ज़रूरत है, एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट, AP/CQ इन्हीं की ज़रूरत है, थर्ड वाले को छोड़ देंगे।
अब AP पे आ जाओ। AP कितना है 2/5x है, CQ कितना है 1/5x है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दो, 2/5x इंटू 1/5x। x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये 2/1 आ जाएगा। OA/OC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/1 आ जाएगी। OC को राइट में ले जाओ तो OA इज 2 टाइम्स ऑफ OC, या 2 को इधर ले आओ तो OA/2 इज इक्वल टू OC, यानी कि OC इज हाफ ऑफ OA। और यही बात हमने प्रूव करनी थी कि प्रूव दैट, थोड़ा सा इसको छोटा करके अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो पूरे का पूरा क्वेश्चन आपका एक फ्रेम में आ गया है। प्रूव दैट OC इज हाफ ऑफ OA। फिर से मैं जल्दी से रिपीट कर देती हूँ पूरे क्वेश्चन को, हो सकता है कि आपको क्लियर ना हुआ हो। एक बार ये देखो, ये 2:3 है और ये 4:1 है। पहले तो ये समझो कि करना क्या है, OC को OA का हाफ दिखाना है। OC यहाँ है और OA यहाँ है, तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया, जो कि हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम आ गई। तो OA/OC तो यहाँ आ गया, लेकिन ये अननोन है AP और CQ। इस ट्रायंगल में AP आ रहा है और इस ट्रायंगल में CQ। तो अभी मैंने डिटेल में आपको समझाया। AP पूरी AB अगर 5x है तो ये 2x है, तो AP इज द 2/5x। x का मतलब ये पूरी की पूरी साइड, और CQ का मतलब 1/5x। जब हमने इन वैल्यूज को यहाँ रखा तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है। मैं होप करती हूँ आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी हो तो एक कमेंट बॉक्स होता है नीचे वीडियो के, ठीक है ना, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क में भी आपसे पूछा जाता है, तो आपको इससे एक रिजल्ट मिलेगा जिसको आपने समझ के रखना है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, 2 टेंजेंट्स P एंड PB आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O। P पॉइंट से इस टेंजेंट पर ये 2 सर्कल ड्रॉ किए गए हैं, ओके। एंड एट अ पॉइंट E ऑन द सर्कल, ये सर्कल पर E पॉइंट है, यहाँ से एक और टेंजेंट ड्रॉ किया जो बाकी दोनों टेंजेंट्स को C पे और D पे कट कर रहा है। यही बात कही गई है। PA की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ये जो टेंजेंट है इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो पहले तो एक बात को समझ लो कि जब PA की लेंथ 10 है तो PB की लेंथ भी 10 होगी, क्योंकि किसी भी सर्कल पर जब एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो उनकी जो लेंथ होती है दैट इज ऑलवेज सेम। तो जो बातें हमें पता होती हैं या गिवन होती हैं उनको पहले तो अपना नोट करके रख लिया करो, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि PA 10 है तो PB की लेंथ भी 10 सेंटीमीटर हो गई। अब हमने इस ट्राइंगल PCD का पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। पेरीमीटर क्या होता है, यहीं से ले लेती हूं मैं। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, यानी PC प्लस CD प्लस DP, ठीक है भाई, PC प्लस CD प्लस DP। अब इस CD को अगर मैं E पे ब्रेक कर दूं, CD को यहाँ से इसको दोबारा लिख लेते हैं सफाई से, CD प्लस DP, और इस CD को मैं लिख दूं CE प्लस ED प्लस DP, तो क्या ही फर्क पड़ेगा भाई, CE प्लस ED। क्लियर हो गया भाई, इसके 2 हिस्से कर दिए CD के, CE प्लस ED। अब अभी अभी मैंने एक बात बताई कि आउटर पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। तो C से टेंजेंट ड्रॉ किया CA और CE, तो CE की वैल्यू CA के इक्वल हो गई, और D से टेंजेंट ड्रॉ किया DB और DE, तो दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, तो DE की लेंथ DB के इक्वल हो गई। तो यहाँ पर अब मैं CE के प्लेस पर CA रख दूं और ED या DE के प्लेस पर DB रख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मैं लिख देती हूँ PC, CE के प्लेस पर मैंने CA रख दिया, ED के प्लेस पर DB रख दिया प्लस DP। इन दोनों को ध्यान से देखो, PC प्लस CA, देखो बेटा PC ये लेंथ है और CA ये लेंथ है, दोनों को ऐड करोगे तो आपका आएगा PA, और DB प्लस DP है ना, DB प्लस DP को ऐड करोगे तो ये लेंथ आपकी PB आ रही है, और PA PB दोनों की लेंथ 10 है,
तो 10 + 10 ये पेरीमीटर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो जब भी आपको एग्जाम में कोई इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है, जब भी आपको एग्जाम में कोई इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए कि भैया किसी सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं और उन दोनों टेंजेंट को कट करता हुआ तीसरा टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है और इसका पेरीमीटर पूछे, तो वो इस एक्सटीरियर टेंजेंट की लेंथ का डबल होता है। ये 10 थी और हमारा आंसर 20 आ रहा है। आप ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल लेकर सॉल्व कर लीजिएगा, अल्टीमेटली ये डबल ही आएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भी बहुत आसान है। इफ टेंजेंट a + b √3 है और टेंजेंट a - b 1/√3 है, वर्बल है ये तो क्वेश्चन। तो a + b की वैल्यू 0 से 90 के बीच है, a b से ग्रेटर है, तो a एंड b फाइंड करो। देखो बिल्कुल वर्बल है। टेंजेंट a + b √3 है, टेंजेंट की वैल्यू √3 कितने पर होती है 60 डिग्री पर। इसका मतलब जो ये a + b है ये एंगल कितने का है, ये 60 डिग्री का है। क्लियर हो गई बात। अब टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 30 डिग्री पे होती है, तो ये जो a - b एंगल है ये एक्चुअल में कितने का हो गया 30 डिग्री। ये एक आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गई। एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ऐड कर दो, b से b कैंसिल, 2a = 90, 60 + 30 90, तो a हो गया 90/2 यानी 45 डिग्री। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो। a + b 60 है, जब आप यहाँ 45 पुट करोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, a 45 b 15 डिग्री। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आ जाओ इसी के सेकंड पार्ट पे। यहाँ ये देख लो कि देयर इज इंटरनल चॉइस, तो दोनों में से कोई एक पार्ट आपने करना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 cosecant स्क्वेयर 30 प्लस x sin स्क्वेयर 60 - 3/4 टेंजेंट स्क्वेयर 30 = 10। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। cosecant 30 की वैल्यू 2 होती है, प्लस x sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और -3/4 टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, = 10। 2 2 जा 4, 2 जा 8, इसका स्क्वेयर करोगे तो 3/4x, और -3/4 इंटू 1/3 इसका स्क्वेयर करोगे तो = 10। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 8 + 3/4x - 1/4 = 10। 3/4x को लेफ्ट में रखो, 10 राइट में है, 8 को भी राइट में ले जाओ, और 1/4। 10 में से 8 माइनस करोगे 2 + 1/4, एलसीएम लोगे तो 9/4 आएगा। ठीक है, यहाँ ऊपर लिखती हूँ रिजल्ट को, 3/4x = 9/4, 4 4 कैंसिल, 3x = 9, और x की वैल्यू 9/3 यानी कि 3 आ जाएगी। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं थी। अब इससे आगे जो अपना क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, लेकिन दोनों ही थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन हैं, इनको देखते हैं। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 25 विद वर्टिसेज। स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ा करो। विद वर्टिसेज ए बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एज सेंटर्स। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल है। इसके तीनों वर्टिसेज को हमने सेंटर चूज कर लिया, ए को भी सेंटर लिया, बी को भी लिया और सी को भी, कोमा लग गया। आर्क्स आर ड्रॉन विद रेडाई 14 सेंटीमीटर। ए को सेंटर लेकर 14 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ की, यानी कि ये जो लेंथ है ये 14 सेंटीमीटर है। बी को सेंटर लेकर एक और आर्क ड्रॉ की, इसकी लेंथ भी 14 सेंटीमीटर है। सी को लेकर एक और आर्क ड्रॉ की, इसकी लेंथ भी 14 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया। एंड द 3 पोर्शंस ऑफ द ट्राइंगल सो ऑब्टेन्ड आर रिमूव्ड। और ये जो तीनों हिस्से थे इनको ट्राइंगल में से काट दिया गया, रिमूव कर दिया गया। फाइंड द टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्राइंगल। थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मैं ए को सेंटर ले रही हूँ, 14 सेंटीमीटर मेरा रेडियस है, और मैं अगर ऐसे एक पूरा सर्कल ड्रॉ कर लूँ तो ये सर्कल का सेक्टर है। तीनों के तीनों पार्ट 14 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के सेक्टर हैं विद डिफरेंट एंगल्स, और सेक्टर का एरिया हमारा होता है
थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, जिसमें आर की वैल्यू 14 है, लेकिन थीटा की वैल्यू नहीं पता। पर हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, तीनों सेक्टर्स का एरिया निकाल के ऐड कर दो, यही तो ट्राइंगल में से रिमूव किया गया है। तो इस क्वेश्चन को अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेती हूँ, रेडियस आप याद कर लेना 14 है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे एरिया रिमूव्ड, है ना, एरिया रिमूव्ड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। अब पहले सेक्टर पे आ जाओ, तो इसका एंगल तो नहीं पता, तो एंगल को हम ए रखेंगे, थीटा बाय 360 फॉर्मूला होता है ना, तो एंगल ए बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, आर की जगह 14। फिर दूसरा लेंगे तो एंगल बी बाय 360 इंटू पाई इंटू 14 का स्क्वेयर, और फिर एंगल सी बाय 360 इंटू पाई इंटू 14 स्क्वेयर। बेटा 14 स्क्वेयर 196 होता है, 196 पाई 196 पाई तीनों में से बाहर आ जाएगा, 196 पाई बाहर आ गया। अब देखो यहाँ बचा एंगल ए बाय 360, एंगल बी बाय 360, एंगल सी बाय 360। ठीक है, समझ आ रहा है। तीनों में एलसीएम है 360, तो 196 पाई बाहर रह जाएगा। जब आप 360 को एलसीएम लोगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और एंगल ए प्लस बी प्लस सी ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं, तीनों का सम 180 हो जाएगा। पाई की वैल्यू को अब पुट कर दो, बाय 22/7 इधर आ गया 180/360, 182 जा 7 2 जा 14, और ये 14 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 308 सेंटीमीटर स्क्वेयर आपका आंसर आ जाएगा। इतने एरिया को रिमूव किया गया है। पूरा क्वेश्चन मैंने एक फ्रेम में आपको यहाँ पर दे दिया है। कोई डाउट है तो मुझे आप ज़रूर से ज़रूर राइट करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए, और अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, सेक्शन सी को नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, आराम से करेंगे हम। तो ये देखो अब जरा इसको, फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडिड रीजन शोन इन द गिवन फिगर। शेडिड नहीं निकालना, अनशेडिड निकालना है, यानी बीच में जो ये बादल सा दिख रहा है इसका एरिया निकालना। ये बादल कैसे बन रहा है देखो जरा, सेमी सर्कल 1, सेमी सर्कल 2, सेमी सर्कल 3 और सेमी सर्कल 4, चारों सेमी सर्कल इक्वल रेडियस के हैं। ये इस सेमी सर्कल का डायामीटर है, ये इसका और ये इसका, तो ये चारों भी इक्वल होंगे। तो ये बीच में तो एक स्क्वेयर बन गया, और ये 4 सेमी सर्कल का मतलब 2 सर्कल बन गए। ठीक है, तो 2 सर्कल का एरिया अनशेडिड रीजन क्या हो जाएगा, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, आप 4 सेमी सर्कल भी लिख सकते हो यहाँ, प्लस एरिया ऑफ स्क्वेयर। क्लियर होगी बात। ये चारों सेमी सर्कल मिलकर 2 सर्कल बनेंगे, उनका एरिया में अगर स्क्वायर का एरिया में ऐड कर दूं तो मेरा अनशेडिड एरिया आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब दोबारा, फिर देखो अब ये जो डायामीटर है इसको अगर मैं x मान लूं और यहाँ मैं ऐसे लाइन खींचूं तो ये भी x है। अब इधर आ जाओ, आई विल यूज़ डिफरेंट कलर। तो ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, और ये डिस्टेंस भी रेडियस, ये दोनों ब्लू सर्कल का रेडियस हैं, तो ये दोनों मिलकर भी डायामीटर हो जाएंगे। भाई डायामीटर x/2 x है तो रेडियस x/2, तो ये दोनों मिलकर x और ये बीच में भी x, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। और ये लेंथ कितनी है देखो, पूरा इसका स्क्वायर की जो साइड है वो 14 है, 14 में से 3 सेंटीमीटर इधर रह गया, 3 इधर रह गया, 6 रह गया, तो ये बीच वाला कितना है 8 है, और ये मैंने अभी अभी कितना बताया है 2x आपको बताया है। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, तो 2x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये x मैंने क्या लिया है, x है साइड ऑफ स्क्वेयर, साइड ऑफ स्क्वेयर को अगर मैं x लेती हूँ तो वो 4 आ रहा है, और रेडियस हो जाएगा आपका x/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स हो जाएगा 2πr स्क्वेयर, एरिया ऑफ स्क्वेयर हो जाएगा साइड स्क्वेयर,
2 पाई, रेडियस हो गया 2 स्क्वेयर, साइड है अपनी स्क्वेयर की कितनी 4 स्क्वेयर, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 पाई प्लस 16, या आप इसको लिख सकते हो 16 प्लस 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारे अनशेडिड एरिया का रीजन का एरिया आ जाएगा। अगर शेडिड का पूछ लेता तो आप क्या करते, तो आप इस पूरे स्क्वेयर में से यानी 196 में से फिर इस एरिया को माइनस करते, तो वो बनता 180 माइनस 8 पाई। ये किसका एरिया होता, ये होता शेडिड रीजन का। ये मैंने एक्स्ट्रा बात आपको बता दी है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ कंप्लीट सेक्शन नंबर बी। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में आप राइट करें मुझे। लेक्चर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पर आप मुझे ज्वाइन करके अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।